हाँ भाई, क्या पढ़ना है आज? जेनेटिक्स। चलो जी। जेनेटिक्स। सुने भाई, गौर से सुने, इत्मीनान से सुने, टेंशन फ्री होके सुने, रिलैक्स होकर सुने। जेनेटिक्स जो वर्ड है ना, ये लिया गया है जीन से। तो इसका मतलब होगा स्टडी ऑफ जीन। स्टडी ऑफ जीन, ये भी डेफिनेशन सही है, मगर जेनेटिक्स का एक और मतलब भी है, जीन से ही लिया गया है। वो है टू ग्रो इनटू, मतलब कंप्लीट ट्रांसमिशन, मतलब कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन। मतलब क्या है? मतलब एक जनरेशन से किसी चीज का दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर, और दूसरी से ऐसे कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन होना कैरेक्टर्स का। किसका? कैरेक्टर्स का। अब मुझे बताएं कैरेक्टर क्या है। आपके बॉडी में जो प्रॉपर्टीज हैं, जो मॉलिक्यूल हैं, आपकी शक्ल, आपका बोलना, आपका दिखना, आपके एंजाइम, आपके सारे जो आपके काम है ना, ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बाल काले हैं, सफेद हैं, ब्राउन है, करली हैं, सीधे हैं, ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दांत बड़े हैं, छोटे हैं, दांतों में स्पेस है, नहीं है, सॉफ्ट हैं, ये कैरेक्टर हैं। एंजाइम आपके पास नॉर्मल बने हुए हैं सब, कोई एक एबनॉर्मल बना हुआ है। क्लॉटिंग फैक्टर सब बने हुए हैं, कोई एक नहीं है, दो नहीं है, एबनॉर्मल है, ये आपके कैरेक्टर हैं। अब ये कैरेक्टर कौन देगा? आपका कलर, ये कैरेक्टर हैं आपके। ये कैरेक्टर देगी डायरेक्टली प्रोटीन, और प्रोटीन को समझा जाता था कि प्रोटीन कैरेक्टर देती है, ये हेरिडिटी मटेरियल है। इसलिए तो झगड़ा हुआ था कि भाई स्किन तो प्रोटीन की बनी हुई है ना, तो स्किन कैरेक्टर दे रही है ना, तो हेरिडिटी मटेरियल कौन है? प्रोटीन है। फिर समझा गया ना भाई ना, प्रोटीन भी बनती है आरएनए से और आरएनए डीएनए से। इट मीन जो हमारे बॉडी में जो भी कैरेक्टर हैं, जो भी कैरेक्टर नाम लिए लिए, कौन से ले लिए हमने? क्लॉटिंग फैक्टर, एंजाइम, हार्मोन, इवन कोई भी रिएक्शन आपका होना, ये भी आपका कैरेक्टर है कि आपके बॉडी में फिनाइल अलेनिन कन्वर्ट हो रहा है टायरोसिन में, ये भी आपका कैरेक्टर है। जरूरी नहीं कैरेक्टर जो दिखे कि स्किन काली है ये कैरेक्टर है, सफेद है ये कैरेक्टर है। कोई भी चीज आपकी बॉडी में हो रही है, बॉडी में है, वो आपका कैरेक्टर है। भाई ये कैरेक्टर कौन परफॉर्म करेगा? कोई भी कर सकता है। इन जनरल हम कहते हैं प्रोटीन, प्रोटीन में भी, एंजाइम में भी, हार्मोन में भी, कुछ भी में भी स्ट्रक्चर। भाई आपके सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन लगी हुई है, टनल, चैनल, या पंप, या कैरियर, ये भी आपके कैरेक्टर हैं। ठीक है, अगर ये जीन एबनॉर्मल हो जाए, कैरियर प्रोटीन बनाने वाला, तो आपके सेल पर ये कैरियर प्रोटीन नहीं बनेगी। तो कैरेक्टर जरूरी नहीं जो हमें दिखे वो कैरेक्टर है। बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है सारे हमारे बॉडी के, और ये कैरेक्टर देती है प्रोटीन। प्रोटीन बनती है आरएनए से, और आरएनए बनता है, तो असली कैरेक्टर देने वाला डीएनए है। फाइनली डीएनए है, मतलब जीन है। जीन एबनॉर्मल होगा तो ये प्रोटीन एबनॉर्मल बनेगी, प्रोटीन एबनॉर्मल बनेगी तो ये काम सही से, अगर हाइट वाला जीन है तो हाइट कम होगी, एबनॉर्मल है। अगर कलर वाला एबनॉर्मल है तो कलर कौन सा बनेगा? वाइट। आपका डार्क कलर डोमिनेंट कैरेक्टर है, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, हम जो है नॉर्मल कलर वाले हैं, न इतना गोरा है न इतना काला है, हम बीच वाले हैं। तो हम थोड़े थोड़े रिसेसिव हैं, थोड़े थोड़े डोमिनेंट हैं। चलो जी, वापस आते हैं। ये बात बतानी थी, जेनेटिक्स को पढ़ाने के लिए ये मुझे बात बतानी थी, इसीलिए मैंने डिस्कस की। भाई अब आ जाएं, अब चलते हैं जेनेटिक्स पर। तो जेनेटिक्स स्टडी है जीन की, या
जीन क्या करता है भाई, बताएं तो कमेंट में। आप कहेंगे जीन देता है कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर। अब सुने, कैरेक्टर, कैरेक्टर की वजह से क्या आपकी बॉडी में वेरिएशन है कि नहीं है भाई? कोई गोरा है, कोई काला है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, यहाँ किसी का वॉइस कैसा है, किसी का कैसा है, साउंड पिच, किसी के एंजाइम कैसे, किसी के कैसे। तो ये कैरेक्टर्स हैं, ये सेम सब में नहीं है, चेंज है। इट मीन्स हमारे अंदर जीन चेंज है ना, तभी ये कैरेक्टर चेंज है। तो क्या ये कैरेक्टर ट्रांसफर भी होते हैं जनरेशन टू जनरेशन? जनरेशन तो भाई कैरेक्टर देना, कैरेक्टर में चेंज लाना, कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करना किसका काम है? तो यहां से डेफिनेशन निकली है, यहां से डेफिनेशन निकली है क्या? स्टडी ऑफ हेरिडिटी, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। अब ये 3 पॉइंट्स हो गई। अब हेरिडिटी मतलब कैरेक्टर देना, तो कैरेक्टर कौन देता है? मतलब हेरिडिटी को अगर अगर हम सीधे से कह रहे हैं स्टडी ऑफ जीन इज कॉल्ड जेनेटिक्स, तो भी इसका मतलब यही है, मगर ये हम उस चीज को खोल के बता रहे हैं कि जीन कैरेक्टर भी देता है, मतलब हेरिडिटी का काम प्रोटीन का नहीं है, जीन का है। और जीन इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी में फर्क है भाई। एक मेल है और दूसरी फीमेल है, दोनों में से एक को बीमारी है, कोई किसी को औलाद में बीमारी नहीं है, औलाद में वो बीमारी, मगर उस बीमारी का जीन है। आप समझ गए होंगे कि सर ये बीमारी है, एक जीन डोमिनेंट होगा, एक तो रिसेसिव बीमारी वाला है। ये बीमारी, ये क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बना रहा, मगर ये तो बना रहा है ना सर, तो क्लॉटिंग फैक्टर तो बन रहे हैं ना। मतलब अगर एक बीमारी वाला है और एक नॉर्मल है तो बीमारी नहीं होगी। बीमारी होने के लिए दोनों का, कोई कोई केस बताऊंगा जिसमें एक जीन ही बीमारी करता है, वो केस होगा जब, चलो आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा सुन लें। अगर एक्स वाई क्रोमोसोम हो, एक्स होता है बड़ा, वाई होता है, अगर ये जीन है एक्स पर स्मॉल आर, तो वाई पर ऐसा जीन है ही नहीं। मतलब नॉर्मली ऑर्गेनिज्म में जीन कितने होने चाहिए एक कैरेक्टर के लिए, एक मां से, मगर एक्स वाई क्रोमोसोम पर कोई कोई कैरेक्टर के लिए 2 जीन होते हैं, कोई कोई कैरेक्टर के लिए एक जीन। अगर वो रिसेसिव है तो उसके अगेंस्ट कोई डोमिनेंट नहीं है, तो इन केस में एक ही जीन बीमारी कर सकता है। एक्सेप्शन है ना, इनको तो छोड़े ना। अभी हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं तो नॉर्मली 2 जीन चाहिए, दोनों डोमिनेंट होंगे तो ओके, एक डोमिनेंट होगा तो भी ओके, दोनों रिसेसिव होंगे तो हमें झटका है ना, फिर झटका। तो अगर बच्चे को एक जीन डोमिनेंट मिला है, एक जीन डोमिनेंट मिला है, एक रिसेसिव मिला है, तो बच्चे में बीमारी वाला जीन है मगर बीमार। हाँ, अगर ये बच्चा, अगर मेल है, किसी लड़की से शादी करेगा और शादी करने के बाद ये शादी की इसने इसके साथ, फीमेल के साथ, और फीमेल में भी एक जीन जो है वो रिसेसिव है, अब इधर से भी रिसेसिव उधर से भी रिसेसिव, फिर इनके जो बच्चे होंगे वो बेचारे बीमार होंगे। मतलब ये बीमारी आगे दे सकता है मगर खुद बीमार नहीं है। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या है पता है? इनहेरिटेंस का मतलब है जो बीमारी या कैरेक्टर बच्चे में जाहिर हो उसे कहते हैं इनहेरिटेड, और जो छुपा हुआ है वो हेरिडिटी तो है, ट्रांसफर तो हुआ है। हेरिडिटी में सब आ जाएंगे, जाहिर हैं या मेरे सारे के सारे कैरेक्टर मेरे हेरिडिटी कैरेक्टर हैं, मतलब ट्रांसमिट होंगे। हेरिडिटी में से इनहेरिटेड वो कहलाएंगे जो जाहिर होंगे, मतलब मुझ में
आप में सब में कोई कोई कैरेक्टर छुपे हुए भी हैं, है ना। तो छुपे हुए कैरेक्टर हेरिडिटी में कंसीडर करेंगे या इनहेरिटेंस में? हेरिडिटी में। इनहेरिटेड में कौन से जो आप में जाहिर हैं, वो नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो? इनहेरिटेड। ठीक हो गया। इनहेरिटेड कैरेक्टर्स उनको कहेंगे जो हमारे अंदर जाहिर हों। यहाँ पे बीमारी जाहिर है और यहाँ पे बीमारी छुपी हुई है। ट्रांसफर तो बीमारी का जीन होता आ रहा है ना, तो ट्रांसफर सारे होते हैं भले जाहिर हों या, तो जो कैरेक्टर सारे हैं वो हेरिडिटी हैं और ये ट्रांसफर होते हैं, हेरिडिटी प्रोसेस से होते हैं, मगर कुछ छुप जाते हैं, कुछ जाहिर होते हैं। जो कैरेक्टर जाहिर होते हैं उन हेरिडिटी कैरेक्टर में से कुछ जाहिर होते हैं, उन्हें हम इनहेरिटेड कैरेक्टर कहते हैं। ये छोड़ दें कि दोनों को थी या नहीं। अगर दोनों को थी फिर भी बच्चा नॉर्मल हो सकता है और नहीं भी हो सकता। यार देखिए ना, अब अगर मैं कहूं ये आर आर है और ये भी आर आर है, तो दोनों से एक से डोमिनेंट आ सकता है ना? नहीं थी ना बीमारी उनमें, उनमें नहीं थी। अगर किसी में, चलो इसमें थी भाई, एक में करते हैं, एक में करते हैं, आपका मान लेते हैं एक को बीमारी है, चलो जी ये बीमार हो गई फीमेल, है ना। अब एक तो डोमिनेंट इधर से आया ना, हाँ, एक उधर से रिसेसिव आया, एक पेरेंट अफेक्टेड है एक नहीं है। अब क्या बचा? वेरिएशन। वेरिएशन को समझाने की जरूरत ही नहीं है कि भाई एक बच्चा पैदा होगा, दूसरा तीसरा, एक ही माँ बाप के 5 बच्चे, पांचों के 5 एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा तो लाजमी अलग होंगे। अब ये क्यों अलग होते हैं? इनके लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, कौन सा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। याद है? अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या कहा था मैंने कि ये 5 क्रोमोसोम है माँ वाले, और ये 5 जरूरी है कि ये 5 के 5 माँ वाले गैमेट में जाएं। एक गया तो दूसरा जरूरी नहीं कि इसके साथ जाए, दूसरा दूसरे गैमेट में जा सकता है, तीसरा इसमें तो चौथा दूसरे में जा सकता है। तो सपोज करें एक बच्चा पैदा हुआ, ये चीजें मैं जो अभी बोल रहा हूं ऑनलाइन वाले भी सुने, ये उनको समझ आएंगी जिन्होंने क्रोमोसोम्स एंड डीएनए मुझसे पढ़ा हुआ है। जिन्होंने वो नहीं पढ़ा वो सरवाइव करेंगे, मतलब सफर करेंगे, उसको ये बातें ऊपर ऊपर से निकल जाएंगी। तो क्रोमोसोम्स एंड डीएनए को अच्छा कर लें। हेरिडिटी को क्या रिपीट करूं, सारे के सारे कैरेक्टर हेरिडिटी हैं। जो भी कैरेक्टर आपके पास हैं वो आपके हेरिडिटी कैरेक्टर हैं, ठीक है। ट्रांसफर सारे होंगे हेरिडिटी प्रोसेस से, मगर जो अपीयर होंगे बच्चे में वो जो हैं उन्हें कहेंगे इनहेरिटेड कैरेक्टर। हाँ, मैं क्या बात कर रहा था? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पहला बच्चा पैदा हुआ, उसमें क्या हुआ? इन 5 में से 3 आ गए, एक गैमेट में, 2 दूसरे में। क्या जरूरी है दूसरे बच्चे में भी 3 वही? दूसरे बच्चे में मैं भी इधर से 1 आए, 4 बाप वाले आए, और तीसरे में मैं भी 5 आ जाए, मैं भी 4 आ जाए। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से क्रोमोसोम हर बार सेम नहीं आते, माँ से भी चेंज तो बाप से भी, तो बच्चे तो चेंज होंगे। एक ये बात। एक और, क्रॉसिंग ओवर पढ़ी है आपने? जरूरी है कि हर बार क्रॉसिंग ओवर सेम जगह पर हो, क्रॉसिंग ओवर भी चेंज लाती है, तो बच्चे क्रॉसिंग ओवर की वजह से भी चेंज होते हैं। और मियासिस के दौरान अगर म्यूटेशन हो जाए तो जरूरी है, एक बच्चे के टाइम एक म्यूटेशन हुई थी, दूसरे के टाइम वही म्यूटेशन हो ना भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, सेम जगह पे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं, जीन अलग अलग आते हैं, इसीलिए ऑर्गेनिज्म के बीच क्या होती है? वेरिएशन होती है। ये सारे का सारा कमाल है किसका? इसका। तो क्यों कहें हम स्टडी ऑफ हेरिडिटी, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स?
हम कहें स्टडी ऑफ जीन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। मगर कोई सीधी बात समझता नहीं तो उसको बड़ा करके बताते हैं। चलो, ये थी डेफिनेशन हमारी जेनेटिक्स की। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे जेनेटिक्स को हलवे की तरह। पहला टॉपिक है आपका जीन पूल। जीन पूल थोड़ा मैं ओवरव्यू दे रहा हूं उसका बस, बाकी कुछ नहीं, आगे पढ़ेंगे। जब आखिर में जेनेटिक्स पूरा कर लेंगे ना, फिर पता चलेगा कि जीन पूल क्या है एक्चुअली, कैसे काम करता है एक्चुअली। क्योंकि सारे कैरेक्टर पढ़ लेंगे ना, इतना समझ लें एक एरिया है। कौन सा एरिया है ये? चलो पाकिस्तान है, ठीक है, ये पाकिस्तान है सारे का सारा। लोग कौन से हैं इसमें? पाकिस्तानी। बाकी ऑर्गेनिज्म भी हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। चलो, अब पाकिस्तान में ह्यूमन है, क्या ये चाइना वाले ह्यूमन से थोड़े बहुत चेंज है? क्लियर डिफरेंस है ना? उनकी नाक, उनकी हाइट हमसे थोड़ी कम है, और शक्ल उनकी थोड़ी चेंज है, ठीक है, और उनकी मसल थोड़ी टाइट है। कुल मिला के थोड़ा डिफरेंस है ना। तो वो अगर इधर की कोई फीमेल, इधर का कोई मेल आपस में शादी कर लें, तो कैरेक्टर दोनों के, बच्चे में किसके कैरेक्टर होंगे? दोनों के। कुछ हमारे डोमिनेंट उन पर होंगे, कुछ उनके डोमिनेंट हम पर। तो अब जीन पूल क्या है समझें भाई। एक इलाके के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे ह्यूमन, उन सब के जो सारे जीन हैं उनको कहते हैं जीन पूल। जीन पूल, जीन पूल एक और इलाके के, एक स्पेशी के सारे जो ह्यूमन बीइंग हैं उनके जो कॉम्बिनेशन है जीन की। भाई भाई कलर के लिए, चलो कलर को छोड़ें, किसके लिए? क्लॉटिंग फैक्टर के लिए मैं बात कर रहा हूं। किसके लिए? क्लॉटिंग फैक्टर के लिए। या कोई और एग्जांपल, नाक के लिए, नाक के लिए, नोज के लिए बात कर रहा हूं मैं। क्या नोज के लिए हमारे जीन और चाइना वाले जीन सेम है? जो उनमें जीन है वो हमारे पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तान के जीन पूल में वो जीन नहीं है। तो हमारे जीन्स की एक अपनी वैरायटी है। हाँ, इधर वाले जीन और इधर वाले सेम भी हैं। जैसे इंसुलिन बनाने वाला कि चाइना वालों में नहीं बनती क्या? मगर समहाउ थोड़ा बहुत डिफरेंस। तो एक इलाके के एनिमल के जो जीन्स की कॉम्बिनेशन है उसको कहते हैं ये इलाके का एक जीन पूल है। इस जीन पूल से, शक्ल से समझ जाएंगे, अच्छा इसमें ऐसे जीन हैं। हमें लग रहा है कि अफ्रीका वाले जो जीन है वो हमारी बॉडी में, पाकिस्तान वाले लोगों में नहीं है। सूडान वाले इतने जो बड़े हैं वो वैसे जीन हमारे पाकिस्तान में नहीं है, वेस्ट इंडीज तो किसी बच्चे को क्लॉटिंग फैक्टर का पता नहीं है तो इसको तो मैं ऑनलाइन मार्कर लगाऊंगा सीधी सीधी। हाँ, क्लॉटिंग फैक्टर क्यों नहीं पढ़ा? जो ब्लड को क्लॉट करे, क्लॉट का मतलब जमा दे ब्लड को, रुकवा दे ब्लड को। चलो, पर्सनली मैसेज कर देना अगर किसी को, ग्रुप में, ग्रुप है ना आपका बना हुआ, ग्रुप में जो बात समझ ना आए ना मैसेज कर दिया करें। कोई एक होगा फकीर आदमी, जो कोई बॉयज ग्रुप में, बॉयज कोई फीमेल में कोई लड़की होगी जो किसी को बता देगी। मैं मैसेज सीन नहीं कर पाता कभी कभी, फिर बच्चे झगड़ा करते हैं। तो ग्रुप में अगर आपको जवाब ना मिले तो मुझे मैसेज करें, तो मैं बताऊंगा कि ये क्या है क्या है। कोशिश किया करें सवाल ग्रुप में पूछा करें, ताकि 80% आपको एमसीक्यूज के जवाब वहां से मिल जाएं। और ये हेजिटेशन ना किया करें, मैं एमसीक्यूज पूछूंगा, पूछूंगी तो क्या कहेंगे बच्चे, इसको नहीं आ रहा। जो बच्चे अभी 90% स्कोर कर रहे हैं वो पहले से 90% डिजर्व नहीं करते थे, 0 करते थे। उनको बायोलॉजी का भी पता नहीं था। पैदाशी होशियार थोड़ी है हर कोई।
हर कोई पढ़ने से होशियार हुआ है, तो आप भी पढ़ेंगे, अपने आप को कमतर कोई भी ना समझे भाई। ये जीन पूल आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। इसके रिगार्डिंग टिपिकल पॉइंट्स हैं, वो अभी समझ नहीं आएंगी। हाँ, एक बात आपको अभी से आ जाएगी समझ, कि अगर एक प्लांट है, क्या है, सवाल पूछ रहा हूं, आप बताना, ये मेंशन किया गया है इसमें। एक प्लांट है, वो फ्लावर करता है, फ्लावर के कलर के लिए, किसके लिए, दो जीन है, या तो फ्लावर रेड होंगे या तो फ्लावर व्हाइट होंगे। एक फ्लावर के कलर के लिए दोनों जीन रेड वाले भी हो सकते हैं, दोनों व्हाइट वाले भी हो सकते हैं, एक वो भी हो सकता है, ऐसा ही है ना भाई। जीन दो होंगे, होमोजाइगस रेड या होमोजाइगस व्हाइट या हेटेरोजाइगस। अब यहाँ पे फ्लावर का कलर कौन सा बनेगा, जो डोमिनेंट होगा। चलो, बात मेरी ये है, बात मेरी क्या है, ये है, अगर 500 प्लांट हैं तो नंबर ऑफ जीन फॉर द फ्लावर कलर कितने। बस ये बात मेंशन की गई है, ये फिक्स नहीं है। हर कैरेक्टर के लिए दो जीन नहीं चाहिए होते हैं, है ना। आपकी जो हाइट है उसमें 5 पेयर हैं, यानी 10 जीन फॉर एक कैरेक्टर। तो इतना माइंड सेट कर लें, हम ऐसे ऐसे जीन पढ़ेंगे, कोई तो एक जीन काम करेगा, कैरेक्टर देगा, कोई दो जीन, कोई दो होंगे, ये अलग काम करेगा, वो अलग करेगा, कोई एक जीन का पेयर यानी दो जीन 10 काम करेंगे, जीन दो 10 काम करेंगे, कोई तो 10 जीन काम एक करेंगे। तो हम अजीब अजीब तरीके के जेनेटिक्स के टॉपिक्स पढ़ेंगे, मगर हमारा जो पहला टॉपिक है आज का, वो ये है, एक कैरेक्टर के लिए दो जीन। ये मैं क्यों बार बार ऐसी बातें कर रहा हूं, कुछ भी नहीं पढ़ा रहा, हवाल कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि बच्चों का माइंड सेट हो जाता है मेंडल को पढ़ने के बाद, कि एक जीन के लिए दो जीन के एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते, एक कैरेक्टर के लिए दो जीन, बस तय हो गया। और ये भी तय हो गया कि एक डोमिनेंट एक रिसेसिव होता है। भाई दोनों डोमिनेंट हो सकते हैं, एक एंटीजन ए बनाने वाला, भाई अगर ब्लड ग्रुप है मेरा ए बी, वैसे तो बी है, ए बी है मेरा, अगर, तो मेरे पास जीन कौन सा है, ए है या बी है, दोनों है, दोनों काम कर रहे हैं, तो डोमिनेंट कौन है, दोनों। रिसेसिव कौन है, कोई भी नहीं। अगर कोई एक रिसेसिव होता, अगर ये रिसेसिव होता तो मेरा ब्लड ग्रुप ओनली क्या होता, कहते कि बी ने एक्सप्रेस नहीं किया, मगर मेरे मेरे पास बी ने भी किया है। तो ऐसे भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जब दो जीन, भाई ये भी तो दो डोमिनेंट है ना, मगर दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही कैरेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं, और ये एक ही चीज कर रहे हैं। ये तो मतलब दो जीन होंगे, उसका प्रोडक्ट है अलग, उसका, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, एक ही चीज टालनेस बढ़ाना, और इसका प्रोडक्ट क्या है, ब्लड ग्रुप ए करना, और इसका ऐसे भी हो सकता है। ठीक हो गया ना। ये हमारी सारी जेनेटिक्स को हमने ओवरव्यू दे दिया आखिरी टॉपिक तक। अब जीन कहां पर है, क्रोमोसोम पर। क्रोमोसोम कितने टाइप के हैं सर, ऑटोसोम, पहले 22 पेयर, और दूसरे, भाई अगर मैं कहूं आपसे एक्स एक्स और 44 और एक्स वाई और 44 और, तो अगर अगर एक जीन इधर है तो उसका अलील इधर भी होगा। ऑटोसोम पर दो जीन होंगे, एक एक पर, दूसरा दूसरे पर, है ना। ऐसा नहीं कह रहा कि क्रोमोसोम पर एक जीन होगा, मतलब एक होगा तो उसके सामने दूसरा भी, दूसरा तो उसके सामने दूसरा होगा, तीसरा तो उसका तीसरा होगा, मतलब जीन पेयर में होंगे। मगर सेक्स क्रोमोसोम पर देखें, एक एक्स है तो दूसरा वाई, अगर एक्स पर है तो लाजमी है कि वाई पर भी होना चाहिए। तो हमें सेक्स क्रोमोसोम में जीन पेयर में
मिल भी सकते हैं। मिल कैसे सकते हैं? ये एक्स क्रोमोसोम है और ये भी, अगर इधर है तो इधर भी, दोनों एक जैसे हैं, एक जितने हैं। जीन जितने इस पर 100 हैं तो इस पर भी, इस पर 1000 हैं तो इस पर भी, इस पर 231 जीन है वाई क्रोमोसोम पर, इस पर ज्यादा है, इस पर 1000 हैं। ये डिफरेंसेस भी हैं। कुछ जीन्स को कहेंगे होमोजाइगस, मतलब दोनों जीन एक जैसे, दोनों डोमिनेंट, या दोनों, कुछ को कहेंगे हेट्रोजाइगस। है ना? ये भी हेट्रोजाइगस है और ये भी। कहां पे रिसेसिव का कॉन्सेप्ट नहीं है? केस 1 और 2 में से, 2 में हम पढ़ेंगे कि मेंडल ने कहा कि कुछ जीन डोमिनेंट होते हैं, कुछ। मेंडल ने तो कहा, उसने सही कहा, उसने ऐसा नहीं कहा कि सारे जीन ऐसे होते हैं। भाई कुछ जीन ऐसे भी होते हैं दोनों डोमिनेंट, दोनों काम करेंगे, दोनों अलग अलग काम। मेंडल ने कहा अगर दोनों डोमिनेंट होंगे तो काम एक ही करेंगे। यहाँ पे ऐसा है, दोनों डोमिनेंट तो हैं, अब इसका अलग और इसका अलग काम है। तो ये लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के, एक डोमिनेंट दूसरे पर, कि यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस है, एक डोमिनेंट इस पर या ये डोमिनेंट उस पर, तो ये कोई और लॉ है। तो ऐसे भी लॉज पढ़ेंगे, किसने दिया, कहाँ पे मिलेगा, हमारे कौन से कैरेक्टर मेंडल के अकॉर्डिंग है। मेंडल के अकॉर्डिंग मतलब डोमिनेंस के अकॉर्डिंग, कि या तो दोनों डोमिनेंट जीन होंगे, या तो दोनों रिसेसिव, या एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक दूसरे पर भारी होगा। चलो अभी स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स को। अभी अभी ये हवाल थे ऐसे, ये बातें मैं पढ़ाता हूं ना, मैं ऑब्जर्व करता हूं कि मेरे पढ़ाने से बच्चों को प्रैक्टिकली बात कितनी क्लियर हुई है। मैं लैब्स देखता हूं कि बच्चे समझते नहीं कि अच्छा जीन ऐसे भी काम करते हैं, वैसे भी करते हैं, बस टिक लगा लेते हैं कि एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, या दोनों डोमिनेंट तो काम एक ही जैसा। अरे भाई दोनों डोमिनेंट मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी मिलेगा। तो ये किस्से हैं हमारे। अब स्टार्ट करते हैं मेंडल भाई को। भाई ये मेरा फेवरेट साइंटिस्ट है, मैं इसको बड़ा मानता हूँ। ग्रीगर जॉर्ज मेंडल बेचारा पैदा हुआ और ये चल बसा, इसकी टोटल एज इतनी थी, और ये 1856 में काम इसने स्टार्ट किया और 1863 तक काम पूरा। इसने काम किया किस पर? जेनेटिक्स पर। और जेनेटिक्स पर इसने काम किया कि कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। इसने चुना स्टडी के लिए प्लांट नॉट एनिमल, और उस प्लांट का नाम है मटर का प्लांट, पी, गार्डन पी, पाइजम सटिवम नाम है इसका, याद कर लें। गार्डन पी या पाइजम सटिवम, नाम लिखूं? पाइजम, पाइजम सटिवम, ये साइंटिफिक नाम है इसका। 9th में पढ़ा होगा, जेनरिक नेम स्पेसिफिक नेम। ठीक है, तो भाई इसने ये प्लांट चुना। पता है ये प्लांट क्या है? बायसेक्सुअल है। मतलब समझ रहे हैं बायसेक्सुअल का मतलब? ये है कि इसका जो फ्लावर है, इसका जो फ्लावर है वो ऐसे लाल लाल पत्तियों का बना हुआ है। वाइट भी होंगे, वाइट रिसेसिव कैरेक्टर है, और रेड। और उसके बाद इसके पास फीमेल पार्ट है जिसको कहते हैं गाइनोशियम,
और इसके पास मेल पार्ट भी है जिसको कहते हैं एंड्रोशियम, है ना। तो इसमें दोनों सेक्स हैं, मेल भी, ये मेल की निशानी है, और इधर से ऐसे लगाएं तो ये फीमेल, बायसेक्सुअल है। तो ये मेल पार्ट में बनते हैं पोलिन ग्रेन, और पोलिन ग्रेन यहाँ पे बन के यहाँ पे आते हैं, इसको कहते हैं पॉलिनेशन। अगर एक ही प्लांट के पोलिन ग्रेन एक ही प्लांट के फीमेल पार्ट को मिले मेल से तो सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है कि नहीं। और अगर इसका मेल पार्ट, क्या करें, इसका मेल पार्ट उड़ा लें, मेल पार्ट उड़ा लें, तो मेल पार्ट तो इसके गए, अब पोलिन ग्रेन किसी और प्लांट से लेकर इसके ऊपर डालें, तो हमने कर दी क्या, कौन सी पॉलिनेशन। तो हम इसको सेल्फ और क्रॉस, क्रॉस कौन सी, नेचुरल या आर्टिफिशियल। नेचुरल भी हो सकती है मगर हमने आर्टिफिशियल करवाने के लिए, अच्छा क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, पार्ट कट करना पड़ेगा, और इस कटिंग को कहते हैं इमैस्क्यूलेशन। इमैस्क्यूलेशन ऐसी टेक्निक है जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए प्लांट का मेल पार्ट कट किया जाता है ताकि वो पॉलिनेट ना कर दे। तो मेंडल ने कहा मैं क्रॉस भी करवा के देखूंगा, सेल्फ भी। तो यूनिसेक्सुअल, तो अगर कोई प्लांट जिसमें सिर्फ फीमेल है वो कैसे सेल्फ करेगा, तो ये दोनों कर लेगा। उसके बाद ये 3 मंथ में तैयार। अगर भाई कोई साइंटिस्ट डेट पाम को, खजूर को चुन ले स्टडी के लिए, खजूर को लगाए, भाई सुने, अगर कोई साइंटिस्ट किसी ऑर्गेनिज्म पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो सीड को ग्रो करेगा, प्लांट के कैरेक्टर देखेगा, इसमें फ्लावर ऐसा है और ये ऐसा है, इनको क्रॉस करवा के सीड बनेगा ना, सीड को ग्रो करेगा। जब वो बड़ा प्लांट होगा तब साइंटिस्ट को पता चलेगा, अच्छा ये ऐसा सीड था, इससे अब ऐसा सीड बना है, प्लांट ऐसा है इससे ऐसा बना है, ये चेंज आई है। तो प्लांट से प्लांट बनेगा तो पता चलेगा कि क्या चेंज आई है। तो प्लांट कैसा चुनना चाहिए, जो 1 साल के अंदर रिजल्ट दे या जो 10 साल लगा दे। एनुअल प्लांट, तो शॉर्ट ड्यूरेशनल एनुअल प्लांट। 1 मिनट एजाज भाई, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। एजाज बस मां क्लास के वाइंड अप कयां दो हिकिड़े 4-5 मिंट में, 11 मिंट पया आहिनि 5 में, मां क्लास खत्म करे मां हलियो थो अचां ॿाहिरि। बस मां आयुमि बस 2 मिंट ॾियो सिर्फ़ मूंखे, ठीकु आहे, ओके जी। कमु आहे थोरो मूंखे, मां पोइ मोटी ईंदुमि। तव्हांजो टाइम अॼु 4-5 मिंट घटि वठां थो, 50 थियो आहे, 55 ते क्लास खे ख़त्म कयूं था, 5 मिंट सुभाणे वधीक वठंदासीं। हाँ भाई सुने, स्क्रीनशॉट लेना है लेंगे। तो प्लांट कौन सा था, शॉर्ट ड्यूरेशनल। अगर ये खजूर को चुन लेता तो आज ग्रो करवा के 5 साल सोता, 5 साल के बाद पता नहीं वो खजूर बचती या नहीं, 5 साल का खर्चा, प्रोटेक्शन, इसकी उम्र गई। तो ऐसा नहीं। पिछले साइंटिस्ट ने क्या किया था, पिछले साइंटिस्ट ने किया था बड़े बड़े प्लांट पर स्टडी जो 3-4-5 साल में ग्रो करते हैं, मतलब पेरिनियल प्लांट। इसने कहा ये इनकी मिस्टेक है, ऐसे नहीं करना चाहिए। वो प्लांट, भाई एनिमल ने, वो साइंटिस्ट ने माइस को क्यों चुना था स्टडी के लिए, 22 दिनों में बच्चा पैदा करता है तभी ना। तो यहाँ पे भी मेंडल ने भी प्लांट को इसीलिए चुना है कि रिजल्ट जल्दी मिलेगा, जल्दी मिलेगा तो मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर लूंगा, बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे तो मैं अंत तक पहुंच सकूंगा। तो 5 साल में इसने पता नहीं कितने जनरेशन क्रॉस करवा के सारा रिजल्ट ले लिया, 5-6 साल, ठीक है, 6-6.5 साल लगे थे इसको। तो ये शॉर्ट ड्यूरेशनल था, शॉर्ट ड्यूरेशनल था। इसका फायदा क्या मिला कि मेनी टाइम एक्सपेरिमेंट हो गया, रिजल्ट्स जल्दी में मिले,
क्रॉसिंग बहुत सारी करवाई इसने, और ये इजी टू कल्टीवेट था। कल्टीवेट मतलब ग्रो करवाना। खजूर को कौन ग्रो करे, उसको लगाना बड़े प्लांट मसला है। जहां पे रहता था वहां की सॉइल में इसको ग्रो करना आसान था। और ये पता है कौन था? ये चर्च था। चर्च को संभालने वाला मॉन्क था, मतलब रिलीजियस आदमी था, पढ़ा लिखा था उस गांव उस इलाके में। तो सब ने इसको मॉन्क बना दिया। मॉन्क चर्च को संभालने वाले को कहते हैं। हाँ, उसको जमीन भी मिलती है, मिलती थी उस दौर में। ये किंग्स का टाइम था, किंग का टाइम था। यहाँ पे सोच कैसी थी पता है भाई? इन्वायरमेंट से सोच बनती है। अगर मेरे पास अभी 20,000 पड़े होंगे तो मैं ऐसी सोच करूंगा कुछ लेने की। अगर मेरे पास 20 लाख होंगे तो मैं सोच करूंगा कोई गाड़ी लेने की। अगर मेरे पास 20 करोड़ होंगे तो सोच मेरी लंदन जाने की होगी। तो एनवायरमेंट से सोच बनती है ना। ये किंग की सोच का था। किंग क्या सोचते थे पता है? किंग किंग सोचते थे कि फीमेल कुछ भी नहीं करती। फीमेल बच्चे के लिए रिसेप्शन है। जो मेल का स्पर्म है, ये स्पर्म फुल बच्चा है मगर छोटा है। एग का कोई रोल नहीं है। माँ जस्ट बच्चे को बनाने के लिए है, बस फुट देने के लिए। माँ का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो मर्दाना सोच थी ना कि मेल हैं जो डोमिनेंट हैं, ये सोच थी। औरत पर जुल्म होते थे। तो उस टाइम इसने कहा कि भाई दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है। यही बात है ना मेंडल की। तो मेंडल बड़ी अजीब सोच थी। जिस इलाके में था, जिस एनवायरनमेंट में था, उसके रिगार्डिंग, उसके बावजूद भी ऐसी सोच रखना, मैं इसको इसीलिए मानता हूं। बाकी साइंटिस्ट को एनवायरनमेंट बन के मिलता है, ना चाहते हुए भी डिस्कवरी होती है। और इसने खुद बनाया है, क्रिएट किया है ये सारा कुछ। चलो जी, शॉर्ट ड्यूरेशनल प्लांट लिया। अच्छा, इसको जमीन मिली थी, जमीन पर थे ना, जमीन पर थे। तो इसने पी प्लांट ग्रो करवाए थे खाने पीने के लिए पहले। उनमें देखा कि एक प्लांट में रेड फ्लावर थे। रेड फ्लावर वाले बीज इसने 100 किए। कुछ प्लांट ऐसे निकले जिनके फ्लावर, इसने कहा यार ये क्यों हुआ? जब मैंने सीड्स लिए रेड वालों के तो व्हाइट फ्लावर क्यों हुआ? उसने कहा ये चेंज क्यों आई? ये यहां से इसका माइंड सेट हुआ जेनेटिक्स पर। ये क्या पढ़ा लिखा था पता है? मैथमेटिशियन था। और इसने ग्रो किए थे 28,000 पी प्लांट। और रिजल्ट मिला ये, तो यहां से ये आ गया जंप मार के जेनेटिक्स पर कि कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होते हैं। फिर दोस्तों को खत लिखा। मॉन्क तो था ना, जिस बादशाह को खत लिखा इसने, बादशाह मॉन्क के अकॉर्डिंग चलते थे। मॉन्क अगर कहे कि बादशाह सही नहीं है तो सारी जो आम है उसको धक्के लगा के निकाल देती थी। फिर बादशाहों ने सोचा कि हमारी जो पगड़ी है वो सारी इस मॉन्क के अकॉर्डिंग है। फिर इनसे कुछ खताएं भी हुई, जैसे दीनदार लोग, रिलीजियस लोग भी खता कर लेते हैं। तो उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता इनकी वैल्यू चली गई। नहीं तो इनकी बड़ी वैल्यू थी उस टाइम में, आज नहीं है। तो बात यह है, जिसको खत लिखा वहां से इसको बीज मिला। 34 वैरायटी इसने कलेक्ट की, 34 वैरायटीज कलेक्ट की। किसकी? पी प्लांट की। और उनमें से 14 चुनी 7 कैरेक्टर के लिए। एक व्हाइट फ्लावर के लिए तो एक कैरेक्टर के लिए 2 प्लांट। कल हम पढ़ेंगे 7 कैरेक्टर कौन से। आज के लिए इतना काफी है भाई। विश यू ऑल द बेस्ट। जी जी, बेगिंग कल पढ़ाऊंगा कि बेगिंग क्या है।